बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तो यमन के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, दूसरी जानिब एक अजीब डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया की जानिब से अपनी नेवी के स्पेशल कमांडोज और तकरीबन 12 के करीब उनके यानी वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर, यानी इसमें से 2 डिस्ट्रॉयर उनके और इनके जो फ्रंट लाइन वॉरशिप है यानी 2 और 10 के करीब उनके जो वॉरशिप है वो रवाना कर दिए हैं उन्होंने और डिप्लॉय कर दिए हैं। कहाँ पर? गल्फ ऑफ एडन में, जहाँ पर हालिया हमला किया था हुसियों ने, और उन्होंने अमेरिका और बरतानिया के शिप्स पर हमला किया था, बिल्कुल रेड सी का कोना जो लगता है। और इसके अलावा उन्होंने हालिया जो बुरी तरह इन पर हमले और तबाही की, इसके अलावा इन्होंने जो वेस्टर्न अरेबियन सी है वहाँ पर भी सर्वेलियंस एयरक्राफ्ट और ये दूसरी तमाम चीज़ें इन्होंने डिप्लॉय कर दी हैं। अब ये भारत ने अब तक की सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट की है, तैनातियां की हैं इस रीजन के अंदर। जब से भारत का क़याम हुआ है तब से लेकर आज तक कभी भारत ने इतने हाई लेवल पर अपनी सिक्योरिटी कमांडोज, ये वॉरशिप और ये तमाम चीज़ें रवाना नहीं की जितनी आज की हैं। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि 76 सालों में उन्होंने ये काम नहीं किया जितना अब किया, और ये सारा यमन के हमलों यानी हूसियों के हमलों के बाद है। अब वो कह रहे हैं कि उसमें जयशंकर ने बात की है, उसने कहा जी एक बात ज़हन में रख लें, ये नहीं हो सकता कि ये यहाँ पर खित्ते में तबाही हो रही है और हम मुंह उठाकर सिर्फ देखते रहें कि जी बुरी हो रही है और हम कुछ ना करें। हमने अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली है और हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम क्लियर बता देना चाहते हैं कि हमारी फौजें पूरी तरह हाई अलर्ट और तैयार है। और इस सारी सूरत हाल में आप जानते हैं कि इंडिया ने असल में इनकार कर दिया था अमेरिका को कि हमने रेड सी में किसी सूरत आपके साथ लड़ाई करने के लिए नहीं आना, और ना ही हमने कोई ईरान के खिलाफ लड़ाई करनी है ना हूसियों के खिलाफ। और उन्होंने ईरान से बात की थी कि आप हूसियों को कहे कि हमारे जहाज़ों को जाने दें। उन्होंने कहा जी हमने उनसे बात की है और उनका एक स्टैंड है, आप अपने जहाज़ लेकर जाना चाहते हैं, वॉरशिप कमर्शियल शिप जो है वो ले जाए, वो आपके जहाज़ों को नहीं उड़ाएंगे, गारंटी है, अनटिल कि आप इसराइल तक माल ना भेजो। उन्होंने कहा जी ये हमारे लिए बड़ा मसला है। उन्होंने कहा इसराइल के लिए तो पॉलिसी उन्होंने चाइना और रशिया के लिए भी नहीं बदली, आपके लिए हम कैसे बदल सकते हैं। अब यहाँ जो असल बात है बड़ी अजीबोगरीब है। हुआ कुछ ये है कि जब से यमन ने यानी हूसियों ने ये जहाज़ और ये तमाम चीज़ें तबाह की हैं, तब से जो बहरी डाकू होते हैं जिनको हम कहते हैं बहरी कज़ाक, जो वहाँ पर काम करते हैं लूटने वाले, वो बड़े एक्टिव हो गए हैं। और इंडिया को हालिया ये मनाजिर भी उन्होंने जारी किए थे। उनको कुछ खबर मिली है कि इस खत्ते के अंदर, चूँकि इंडिया ने इनकार किया, इजराइल को भी और अमेरिका को भी, वो चाह रहे थे कि वो यहाँ पर आ जाए और सबसे करीब इंडिया पड़ता और इंडिया फिर आकर यमन को टैकल करे। इंडिया ने इनकार कर दिया। अब उन्होंने हालिया, आपको पता है कि एक हमला हुआ था और ये मनाजिर भी आपकी स्क्रीन पर उस हमले के चल रहे हैं कि इस हमले के बाद की जो सूरत हाल थी वो क्या थी, उसके जो मनाजिर हैं वो आप देख सकते हैं कि बहरी कज़ाक आए और उन्होंने इनको करना चाहिए, इनके कमांडोज आए, उन्होंने हमला नाकाम बनाया। असल में ये अमेरिका का प्लान नाकाम हुआ था। ये बड़ी अजीब बात है। हुआ ये था कि इंडिया का एक शिप जो आ रहा था उधर से, उसको उड़ा दिया गया और उसमें कहा गया कि ईरान के ड्रोन्स ने कारनामा अंजाम दिया, जबकि असल कहानी ये थी कि बहरी कज़ाक या जिस तरह भी अमेरिका ने शिप को तबाह करवा दिया और ईरान पर उन नाम लगा दिए। फौरी तौर पर तेहरान और दिल्ली का राब्ता हुआ, यानी कॉल्स गई फॉरेन मिनिस्टर की। उन्होंने कहा जी हमारा कोई हाथ नहीं है, हमने नहीं किया, ये अमेरिका का गेम है। उसके बाद वो पूरी तरह अलर्ट थे। अब उन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी नेवी के जो ऑफिसर्स हैं, टॉप लेवल के कमांडोज हैं, वो रवाना कर दिए। और गालिबन ख़तरा अब ये है कि ये लड़ाई जो है वो अब यहाँ तक बढ़ने जा रही है। देखिए, आप इसराइल से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस बात के लिए तो आप मेंटली तौर पर तैयार रहें। इसराइल के लिए तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, यानी वो पूरी तरह इसमें तैयार है हमले के लिए और तमाम चीज़ों के लिए। इस बात को तो आप मद्देनज़र रखें, वो तैयार ही बैठे हैं। उन्होंने करते करते जंग अपनी थी, अमेरिका को साथ ले आए, यमन के साथ हो गई, इराक शाम में शुरू कर दी, और ईरान और अमेरिका आमने सामने हुए पड़े हैं। और अनकरीब इसमें उन्होंने रशिया चाइना को भी शामिल कर देना और बड़ी ताकतें, वो इंडिया को भी शामिल करना चाह रहे। यहाँ कोई बड़ा हमला होने वाला है और इतना बड़ा कोई हमला होने वाला है जिसको रोकने के लिए इंडिया यहाँ पर आया। देखिए, इंडिया की मईशत दुनिया की दूसरी इस वक्त तरक्की याफ्ता मईशत में शुमार होने वाली है अनकरीब।
चौथी तो वो बन चुकी है बड़ी स्टॉक, और वो अनकरीब चंद सालों में अमेरिका को भी बीट करके दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। पहले नंबर पर रहेगा चाइना। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सबसे बड़ा इशू ये पैदा होने वाला है कि यहाँ कोई बहुत बड़ा हमला है जो करने की इस वक्त भरपूर तैयारी चल रही है, जिसमें इंडिया को इंटेलिजेंस मालूमात मिली हुई है। उन्होंने यहाँ पर अपने वॉरशिप रवाना कर दिए हैं। और आप ये अंदाज़ा कर लें कि अगर 76 सालों में किसी भी मुल्क ने इतनी बड़ी सिक्योरिटी डिप्लॉय नहीं की तो इसका ये मतलब है कि मामलात कंट्रोल से बाहर चले गए। अब आप ये देखें कि इंडिया के ऊपर भी हमला हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया के जो वॉरशिप कैपेबिलिटीज़ और ये तमाम चीज़ें कि वहाँ पर वो जंगी मशकें भी कर रहे हैं। ये भी बड़ी अजीबोगरीब बात है कि इंडिया जो है वो जंगी मशकें भी वो कर रही है, और साथ साथ उन्होंने अपनी पूरी नेवी को हाई अलर्ट किया हुआ है और कहा है कि कोई भी बड़ा हमला होता है तो उस हमले के नतीजे में आपने तैयार रहना है। यानी ये जो मामला है उसमें असल में हमने कहानी ये देखी है, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और सबसे बड़ा अजीबोगरीब सिलसिला है वो ये है कि अब पूरे के पूरे खित्ते में अब एक लड़ाई होने वाली है। इंडिया को खतरा ये है कि ये बहरी जो कज़ाक है, डाकू है, उनसे कोई हमला करवा सकता है अमेरिका या इजराइल, और हमारे खिलाफ एक जंग छेड़ सकता है और हमें धकेल सकता है इस जंग के अंदर। क्योंकि आज के दौर के अंदर ये चीज़ बड़ी कॉमन है। इंडिया ने असल में जब हमला हुआ था तो बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया था, और उनको ये अंदाज़ा था कि ये ईरान और इंडिया को लड़ाने की बड़ी तैयारी थी। इसीलिए तो जयशंकर फौरी तौर पर पहुंचा था ईरान, और उसने वहाँ पर जाकर बातचीत की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पैगाम दे दिया कि भाई देखिए, हम ना तो ईरान से ताल्लुकात ख़राब करना चाहते, ना इसराइल से, ना हमारे हूज़ियों से कोई ताल्लुकात ख़राब हो, ना हमने कोई एक्स्ट्रा पंगा लेना है। अब असल में उन्होंने एक प्लान मोदी ने सोचा हुआ है कि चूंकि राम मंदिर का मैंने इफ्तिताह कर लिया, मेरी एक बड़ी जीत हो गई है, लिहाजा मैं पीछे नहीं मुड़ने वाला। अब तो मेरी लॉटरी निकली हुई है और मैंने आगे बढ़कर ये हमले करने हैं और तमाम चीज़ों को देखना है। अब करते करते सूरत हाल ये हो चुकी है कि इस वक्त इंडिया की फोर्सेस बड़े हमले को नाकाम बनाने के लिए तैयार है। देखिए, अमेरिका इंडिया का दोस्त नहीं है, ये बात आप ज़हन में रख लें। उसके मफादात इंडिया के साथ थे। इंडिया ने अब अमेरिका की बात सुनना बंद कर दी है। ये रूस वाला मामला जब से हुआ था तब से बात सुनना बंद कर दी है, और यूरोप ने जब कहा था आप रशिया के साथ, अब तो आप सोचिए अगर इंडिया तेल ना ले तो ये सारा यूरोप पूरी तरह तबाह हो जाए। वो रूस से तेल लेता और इनको देता है। अब उनको इस बात का अच्छी तरह इदराक है कि अमेरिका यहाँ पर कोई बड़ा काम कर सकता है, कोई हमले करवा सकता है। आज के दौर के अंदर आप कह दें, आप नाम किसी का लगा दें, तो इस मामले पर उन्होंने भरपूर तैयारी की है। और यहाँ पर यह भी सूरत हाल हो सकती है। देखिए, इंडिया ने काम ये किया कि वो अमेरिका वाली गलती नहीं की, ना उसने बरतानिया वाली गलती की। जैसे अमेरिका ने बड़ी बड़ी कंपनीज को कहा कि ठीक है आप माल लेकर जाओ। आप देखिए, अभी तक कोई इंडिया का शिप तबाह हुआ है? चाइना के भी शिप जा रहे हैं, रशिया के भी जा रहे हैं, सिंगापुर के भी जा रहे हैं, इंडिया के भी जा रहे हैं। और दुनिया में 205 मुल्क है, 2-4 को निकालकर सबके जा रहे हैं ना। यूरोपियंस के भी 2-4 जो हैं उनके हिटों में, बाकी सबके तो जा रहे हैं। यानी अगर हम देख लें तो चले 195 ममालिक का सिस्टम चल ही रहा है। सवाल सिर्फ ये पैदा यहाँ पर ये हो रहा है कि इंडिया ने वो गलती नहीं की, वो किसी तरह जंग में आना ही नहीं चाहते, और उनको खतरा ये है कि कोई बड़ा हमला हो सकता है जिसके लिए उनके कमांडोज तैयार हैं। देखिए, इंडिया ने असल में हालिया इस सारे मामले पर जब हूसियों ने हमला किया था और उसके बाद बैकअप के तौर पर इंडिया की फोर्सेस वहां पर गई थी, लेकिन एक बड़ा अजीब काम ये हुआ था कि इंडिया की फोर्सेस गई लेट, और उन्होंने वहां जाकर सिर्फ रेस्क्यू किया। इवन के उनके अपने लोग थे, एक शिप जो जा रहा था उसमें उनके अपने लोग थे, और तकरीबन 23 लोगों का हमला था। 22 इंडियन थे और एक उनमें बांग्लादेशी था। और ये बात इंडिया को हजम नहीं हो रही कि उन्होंने सबसे पहले डिस्ट्रेस कॉल जो थी वो यूएस नेवी को दी थी, बरतानिया की नेवी को दी थी, और कोई मदद करने के लिए नहीं आया था। और आखिरी टाइम के ऊपर जब उन्होंने वहाँ पर छलांगे लगा दी, वो समंदरों में कूद पड़े किश्तियाँ लेकर इमरजेंसी, तो फिर इंडिया की नेवी वहाँ पर बचाने के लिए आई थी। और वो भी उनकी भी जरूरत नहीं बनी थी कि वो वहाँ पर जाते और जाकर यानी बचाने की कोशिश करते। इतनी जरूरत नहीं हुई थी इंडिया की, ये आप ज़हन में रखिएगा। सो लिहाजा इस सारे मामले के अंदर जो इस वक्त की स्ट्रेटजी रही है इंडिया की वो ये है कि हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने कोई बड़ा वाकया होना है, रोकना है, उसको करना है। असल में हुआ ये है कि अमेरिका, इजराइल ये सारे फंस चुके हैं, और वो पुरानी सारी टेक्निक जो थी, फलाना जाली हमला करवा लिया, उसका नाम लगा दिया, उसका हमला करवा लिया, उसका नाम लगा दिया,
कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करी। आप गौर करते जाएं कि मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी कंट्रीज थी, सऊदी अरब समेत, सब ने अमेरिका को आइसोलेट कर दिया, इंडिया ने भी कर दिया है। अब आप सोचें कि अमेरिका इस वक्त पूरी तरह तनहा है, और दूसरी जानिब वो जो चूरन बिकना था, आपने गौर किया है कि चाइना और इंडिया की आपस की जो लड़ाई थी वो भी काम डाउन हुई है, चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। हो सकता है चाइना कल शुरू कर ले, क्योंकि इंडिया को एक बात समझ आ गई, उसने ये फैसला कर लिया, उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने, और उनकी इस्टेब्लिशमेंट आप जानते हैं सिविलियन है, फौज का तो वहाँ किरदार कोई है ही नहीं, यानी फौज के चीफ को तो वो कुछ समझता ही नहीं है। वहाँ पर जो फैसला अगर अमित शाह ने कर लिया है वही हतमी होगा, जो मोदी ने कर लिया वो हतमी होगा, और फौज क्या हर कोई मानता है वहाँ पर। और इंडिया की तरक्की अब इस लेवल की हो चुकी है कि उन्होंने अब ये फैसला कर लिया है कि चाइना के साथ हमने करनी है बातचीत, पाकिस्तान पर करना है हमला। ये दो काम उन्होंने फैसला करके रखा है, और उन्होंने पूरी अपनी प्लानिंग करके अपने डेज रखे हुए हैं, उन्होंने पूरी तैयारी करके रखी हुई है। वो कह रहे हैं कि हमारा पूरा एक टाइम मुकर्रर है, हमने उस पर जाना है और पाकिस्तान के इलाकों को लेना है और आराम से अपनी पूरी स्ट्रेटजी अपनानी है। करते करते सूरत हाल यहाँ पर पहुंच चुकी है कि इंडिया की अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी खतरनाक लेवल पर चली गई हैं। यानी आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया ने अब अपनी पूरी स्ट्रेटजी बना ली है कि हमने चाइना से दोस्ती करनी, अमेरिका के बहकावे में नहीं आना, और ना हमने किसी भी सूरत यूरोप के बहकावे में आना है। और अगर कोई हम पर हमला करके इस जंग में धकेलने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले उन्होंने फैसला किया है कि वो ईरान से डायरेक्टली बात करेंगे कि आया कोई हमला अगर हुआ है तो उसके पीछे आपका हाथ है या हूसियों का हाथ है या कोई मामला है। और ईरान ने हूसियों को भी बिल्कुल कहा हुआ है, क्योंकि देखिए ये सारे इंटेलिजेंस जो मालूमात आती हैं वो ईरान प्रोवाइड करता है यमनियों को, वहाँ पर उनको इंटेलिजेंस मालूमात मिलती है, वो आगे इसको लेकर चलते हैं, हमला करते हैं। तो उन्होंने भी इंडिया के ऊपर हाथ रखा हुआ है होला। अब सोचे ज़रा, इंडिया ने इस सारे मामले को ईरान और हूसियों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए क्या काम किया है। उन्होंने कहा है ईरान को कि हम आपसे ज़्यादा तेल लिया करेंगे। देखिए इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी चाइना के बाद तेल कंज्यूम करने वाला मुल्क है, दूसरे नंबर पर आता है। उसकी आबादी देखिए ना कितनी ज़्यादा है, तो वो दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी तेल कंज्यूम करने वाला मुल्क इस वक्त बन चुका है। तो कोई भी मुल्क इंडिया से अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करता। और इस सारे मामले पर वो देख रहे हैं अपनी कौम को, उन्होंने असल में ये बताया है कि देखो पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल हो गया, वहाँ पर कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गए हैं, तो मैंने तुम्हारी मईशत कहाँ पर पहुँचा दी। और इसमें कोई दो राय नहीं, इंडिया की मईशत आसमान को छू रही है और इस वक्त उसको कोई बीट नहीं कर सकता। देखिए इंडिया इस वक्त सुपर पावर की दौड़ में है और वो अचीव भी कर सकते हैं। फिलहाल तो अगला जो दौर है वो है चाइना का, और हो सकता है उससे अगला दौर इंडिया को। इंडिया इस वक्त इतनी बड़ी जियांट यानी सूरत हाल उसकी हो चुकी है, वो इतना बड़ा जियांट बन चुका है कि आप अब उसको हरा नहीं सकते। यानी दुनिया के अंदर सारे ममालिक मईशत भी मिलकर भी इंडिया को अब आप हरा नहीं सकते, जितनी बड़ी वो ताकत बन चुका है। तो उन्होंने अब ईरान को कहा हम आपसे तेल लेते हैं, तेल हम आपसे लेंगे बड़ी तादाद के अंदर। और ईरान के साथ उन्होंने मामला भी तय कर लिए कि यमनी जो है हूसी वो चूंकि ईरान के कंट्रोल में है, तो जो गलती अमेरिका ने की है हम ये ना करें। देखिए यूक्रेन के अंदर अगर इंडिया चला जाता तो रशिया तो उसके हाथ से गया था। इस बात पर दाद देनी बनती है कि मोदी प्रेशर सह गया, यूरोप का भी सह गया और अमेरिका का भी सह गया। और उसने पुतिन ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उसने कहा खित्ते के अंदर चंद बहादुर लीडर हैं। उसने कहा कि इंडिया को तरक्की करने से कोई रोक नहीं सकता, मोदी इस खित्ते के अंदर उभरता हुआ लीडर है। और उसने जिस तरह इंडिया के मईशत को टॉप लेवल पर ले गया है, इसीलिए हमारी एक कंपनी ने सिर्फ हम बताएं तो 23 अरब डॉलर इंडिया में इन्वेस्ट किए। अब आप सोचे ज़रा, हुआ ये था कि अमेरिका ने कहा इनको कि आपने किसी सूरत जाना नहीं है रशिया के साथ। मोदी ने स्टैंड ले लिया उस वक्त। अब रशिया ने जब ये देखा तो रशिया की एक लॉटरी भी निकल आई कि यूरोप तेल भी ले रहा है। मोदी ने काम ये किया, 40% सस्ता तेल भी ले रहा था, यूरोप को बेच भी रहा है, यूरोप की मजबूरी भी बन गया। S-400 भी ले लिया, अमेरिका के आगे भी खड़ा हो गया और उसने रूस के खिलाफ नहीं गया और रूस से वो तमाम चीज़ें भी लेता रहा। अब करते करते सूरत हाल ये पैदा हुई कि रूस ने अपनी कंपनीज को कहा कि जाओ इन्वेस्ट करो। उन्होंने कहा कि पुतिन ये कह रहा था कि एक कंपनी ने हमारी 23 अरब डॉलर इन्वेस्ट किया, हमने इस तरह की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है क्योंकि ये लोग अमन रखे हुए हैं अपने मुल्क के अंदर और हमारी इन्वेस्टमेंट की हिफाजत भी करते हैं। तो लिहाजा उसने देखा जो जो मुल्क मेरे साथ खड़ा था यूक्रेन वाली जंग के अंदर,
मैं उसके मुल्क में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप जानते हैं रशिया के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, और यही वो वजह है कि इंडिया आज अपनी मईशत को आसमान पर लेकर जा रहा है, और इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि हमने किसी की लड़ाई में नहीं आना है। इसी तरह ना हमने हूथियों के साथ लड़ना है, ना हमने अमेरिका के बहकावे में आना है, ना हमने इसराइल के साथ लड़ना है। और करते करते अब वो अपनी फोर्सेस कमांडो, जो इलीट कमांडोज है, उनको लेकर वो मैदान में उतर आया है कि यहाँ पर कोई बड़ा हमला हो सकता है जिसको हमने हर सूरत बचाना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।